मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक माँ अपने छोटे बच्ची के साथ सो रही होती है। वह एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तभी एक इंसान उस बच्ची को उठाकर जाने लगता है। जाते हुए वह एक लड़के से टकरा जाता है, जिससे कि बच्ची की टोपी उस लड़के के पास रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गौतम बंसल को स्टेशन के बाहर एक कार में सोते हुए, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है। इधर जो औरत रेलवे स्टेशन पर सोई थी, उसकी नींद खुलती है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वह औरत उस इंसान को देखती है जिसके पास उसकी बेटी की टोपी होती है, और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और रेलवे कांस्टेबल भी आ जाते हैं। इतने में गौतम स्टेशन पर आता है। वह देखता है कि जिसे भीड़ ने पकड़ा हुआ है वह उसका ही भाई है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। उसका भाई, जिसका नाम रमन बंसल है, वह बतलाता है कि उसने बच्चा चुराया नहीं, बल्कि उसके पास टोपी गिरी हुई मिली थी। वो भीड़ को बतलाता है कि वह अभी अभी ट्रेन से उतरा है और उसने चाय भी पी है। पास का स्टॉल वाला भी बताता है कि उसके हाथ में कोई बच्ची नहीं थी, जिस पर सब मान जाते हैं। पर वहां खड़ा रेलवे कांस्टेबल कहता है कि तुम दोनों अभी घर नहीं जा सकते, क्योंकि रमन बंसल इस जगह पे विटनेस होता है और पुलिस आ रही है, जिसके बाद बयान देने के बाद ही ये दोनों भाई घर जा सकते हैं। दोनों भाइयों को ना चाहते हुए भी अब वहां रुकना पड़ता है। हम देखते हैं जिस औरत का बच्चा चोरी हुआ है, वह वहां चाय वाले से पूछ रही होती है कि क्या उसने चोर को देखा है, जिस पर चाय वाला मना कर देता है। वहीं पर रमन भी चाय पी रहा होता है। वह औरत उससे पूछती है कि क्या उसने चोर को देखा है, जिस पर रमन मना कर देता है। वह कहता है कि उसने सिर्फ शॉल देखा है जो ब्लैक कलर की थी, और उसकी नाक दिख रही थी जो काफी लंबी थी। इतना बोलते ही रमन और वो औरत थोड़ी शक भरी निगाहों से चाय वाले को देखते हैं, जिसकी नाक भी थोड़ी लंबी थी। तभी पुलिस आती है और दोनों भाई से पूछताछ करती है। उधर बच्ची की माँ चाय वाले पे शक करती है और वो उसका पीछा कर रही होती है, जो किसी से फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। पुलिस वाले रमन से काफी सवाल कर रहे होते हैं। तभी वह औरत उस चाय वाले के पीछे दौड़ते हुए आती है और पुलिस वालों से कहती है कि इसी ने बच्ची के बारे में किसी से बात की है। जिस पर चाय वाला कहता है कि यह औरत पागल हो चुकी है और कुछ भी बोले जा रही है। तभी रमन भी कहता है कि उसे चाय वाले पर शक है, क्योंकि उसने कहा था कि उसने किसी को नहीं देखा। जिस पर पुलिस वाले चाय वाले को मारते हैं, और उससे पूछने पर वह बतलाता है कि एक औरत है सुरीली, जिसने उसे यह बच्चा चोरी का स्कीम बताया था और उसे भी कुछ पैसे देने वाली थी। वह यह भी कहता है कि उसने यह पहली बार किया है, और अगर पुलिस वाले उसे छोड़ दें तो वह औरत का पता बताने को तैयार हो जाता है। वह कहता है कि वह बच्चे को लेकर कसूनी हवेली गई होगी, जिस पर पुलिस वाले उसे मारते हैं और कहते हैं कि वह कोई पागल है क्या जो बच्चा लेकर वहां जाएगा। साथ ही दोनों पुलिस वाले साइड में जाकर कुछ बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कसूनी हवेली के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चे की माँ पुलिस वालों से कहती है कि उन्हें जल्दी से वहां जाना चाहिए, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि पहले रिपोर्ट लिखवानी होगी। जिस पर वो औरत और रमन दोनों पुलिस पर गुस्सा करते हैं। गौतम अपने भाई रमन को समझाने की कोशिश करता है कि वह इन झंझटों में ना पड़े और उसके साथ घर चले। रमन पुलिस वालों से उलझ जाता है, जिस पर पुलिस वाले भी गुस्सा करते हैं और रमन को रोक लेते हैं और कहते कि अब तू भी हमारे साथ चल। जिस पर रमन हामी भरता है, जिससे गौतम रमन पर गुस्सा होकर स्टेशन के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमन स्टेशन से बाहर आता है। वहां दोनों भाइयों में इस बात पर बहस होती है। रमन कहता है कि उसे हवेली जाना होगा, पुलिस वालों ने उसका आधार कार्ड रख लिया है। जिस पर दोनों में बहस होती है। गौतम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह घर पर सबको क्या बतलाएगा। इतने में पुलिस वाले आते हैं और उन्हें पुलिस के पीछे आने को कहते हैं। गौतम अपनी गाड़ी में रमन
उस बच्चे की माँ को लेकर पुलिस वालों की बाइक के पीछे चलने लगता है। वो शहर के बाहर तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में रमन उस औरत से पूछ रहा होता है कि वह कहाँ जा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि वह औरत का इस बच्ची के अलावा कोई नहीं है। वह मनाली जा रही है मजदूरी करने, और उसके पति को पुलिस ने किसी झूठे इल्जाम में पकड़ लिया था और थाने में उसकी मौत हो गई थी। रमन पूछता है कि क्या इल्जाम था। इतने में गौतम, जो कि इन पर गुस्सा था और नहीं चाहता था कि उसका भाई इस औरत से बातें करे, वह कार में म्यूजिक चला देता है और तीनों शांत हो जाते हैं और ये अपनी गाड़ी से पुलिस के पीछे जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गौतम को काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, जिस पर रमन अपने भाई को कहता है कि वह गाड़ी चलाएगा। अब रमन कार चला रहा होता है और पुलिस वाले इस बीच काफ़ी आगे निकल चुके हैं, जो कि अब दिखाई नहीं दे रहे होते। तभी हम देखते हैं कि पीछे बैठी औरत अपना व्हाट्सएप चेक करती है, जिस पर एक वॉइस मैसेज आया होता है, जिसमें कोई लड़की कहती है कि जंपा, दादा के पास पुलिस आ गई है और दादा ने सब बता दिया है तेरे बारे में। पुलिस को तेरे ट्रेन के बारे में भी पता है और तेरी फोटो भी है, तू संभल कर रहना। जिसे सुनकर चंपा बहुत डरी हुई दिखती है। ये पुलिस वालों को ढूंढते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी आके वन विभाग की टीम ने चेक पॉइंट लगा रखा होता है, जो इन्हें रोकती है और बाहर आकर पेपर दिखाने को बोलते हैं। गौतम बताता है कि वह पुलिस वालों के पीछे जा रहा है, पर वन विभाग की पुलिस नहीं मानती। लेकिन रमन के पास पुलिस वालों का नंबर नहीं होता, इसलिए वन विभाग वाले इन्हें जाने नहीं देते और पूछताछ करने लगते हैं। इतने में वो पुलिस वाले बाइक से आते हैं इन्हें ढूंढते हुए और वन विभाग की टीम को बताते हैं कि ये उनके साथ हैं। वन विभाग वाले बताते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो वायरल है, जहां दो लोग स्टेशन से बच्चा चुराकर ब्लैक कार से भाग रहे हैं। यहाँ हम वीडियो देखते हैं कि जब रमन को स्टेशन पर भीड़ ने पकड़ा था, तो किसी ने उनकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दी थी। इसके बाद पुलिस वाले कैसे भी वन विभाग की टीम को समझाकर इन दोनों को अपने साथ लेकर आगे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पुलिस दोनों भाइयों को अंदर ही रहने को बोलती है और चंपा को गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों के साथ चलने को कहती है। रमन उनकी बात नहीं मानता और वो भी पीछे पीछे चला जाता है। वो सब एक पुराने खंडहर में पहुंचते हैं। वहां पर एक रूम में इन्हें आग जलती दिखती है, जिससे पुलिस वालों को शक होता है। इनमें से एक कांस्टेबल आगे जाता है। जैसे ही वो एक दूसरे रूम में अंदर जाता है, उस पर एक औरत हमला करके भाग जाती है। ये सब उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए वह औरत गौतम से टकरा जाती है, जो कि अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। गौतम उसको रोकने के लिए पास पड़ी एक लकड़ी उसे मारता है, जिससे वह गिर जाती है। वो औरत जहाँ गिरती है वह ठोस जमीन ना होकर पुरानी लकड़ी के अंडरग्राउंड रूम की ऊपरी सतह होती है, जो औरत के गिरते ही टूट जाती है और वो औरत नीचे गिर जाती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इतने में बाकी के चारों लोग उस औरत का पीछा करते वहां पहुंचते हैं और सामने का नज़ारा देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पुलिस वाले गौतम को डांटने लगते हैं। गौतम कहता है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब गौतम के हाथों से अनजाने में एक खून हो चुका है। साथ ही बच्चा चोरी होने की इकलौती सुराग अब जिंदा नहीं है और अब गौतम भी कानून के शिकंजे में हो सकता है। गौतम को कांस्टेबल जिसे चोट लगी थी उसके साथ बाहर ही बिठाकर बाकी के तीन लोग वापस हवेली में तलाश करने जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कांस्टेबल जो कि कॉल पर होता है और पुलिस बैकअप बुला रहा होता है। हवेली के अंदर पुलिस वाले को सीनियर का कॉल आता है। वो बात कर रहा होता है, तभी जंपा को उस औरत वाले रूम से कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से एक नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड भी होता है, जिसे वह अपने पास छुपा कर रख लेती है। तभी उसे पुलिस वाले की बात सुनाई देती है, जो अपने सीनियर से जंपा के बारे में बातें कर रहा होता है। जंपा की डिटेल देने के बाद उसका सीनियर जंपा को अरेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसके खिलाफ रेड अलर्ट जारी है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि मैं उसे अभी अरेस्ट करता हूँ, और वह उस रूम में जाता है जहाँ पर जंपा है। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही जंपा वहाँ से निकल जाती है। जंपा बाहर गाड़ी के पास आकर अपनी
कपड़ों की गठरी निकालती है और वह वहाँ से भाग रही होती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसे खींच लेता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस वाला बाहर आकर इन तीनों से पूछता है कि किसी ने उसे देखा क्या, पर तीनों ही मना कर देते हैं। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ तो माँ ही चोर निकली, मुंबई से अपने सेठ का पैसा चुरा कर भाग रही थी। पुलिस वाला गौतम